नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम यूरोप की सुरक्षा के ताज़ा हालात पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम्म हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, खबरें हैं, विश्लेषण है, सरकारी बयान भी और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें स्टाइलो न्यूज़ से मिली है, जो एआई का इस्तेमाल करके मतलब कई स्रोतों से समाचार विश्लेषण तैयार करता है। और हाँ, आज की ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। तो यूरोप की सुरक्षा, ये विषय अभी इतना अहम क्यों है? देखिए, एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे महाद्वीप में, खासकर पूर्वी यूरोप में, एक तनाव साफ महसूस हो रहा है। हमारा मकसद है कि इन घटनाओं को, अलग अलग नजरियों को और जो आगे हो सकता है उसे स्पष्ट रूप से सामने रखें, बिना किसी तरफ झुके। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि यूरोप एक चौराहे पर है। क्या ये कोई नया टकराव है या सिर्फ ज्यादा सतर्कता? हाँ, इसी सवाल के अलग अलग पहलुओं को आज हम टटोलेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से बाल्टिक देश सही रहेंगे। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया और पोलैंड भी। हाँ, बिल्कुल। इन देशों में खबरों के मुताबिक चिंता काफी बढ़ी हुई है और वो अपनी सुरक्षा तैयारियां तेजी से मजबूत कर रहे हैं। जी, उनकी मुख्य चिंता है रूस से आने वाले हाइब्रिड खतरे। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है। हाँ, इसका मतलब क्या है असल में, आम भाषा में? देखिए, हाइब्रिड खतरे का मतलब है कि सिर्फ सेना से हमला नहीं, बल्कि दूसरे तरीकों से अस्थिरता फैलाना, जैसे बड़े साइबर हमले करना, झूठी खबरें फैलाना, दुष्प्रचार करना। अच्छा। और खासकर उन देशों में जहां रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन पर अपना असर डालना। और हाल में जो रूसी ड्रोन इनके हवाई क्षेत्र में घुसे हैं, उससे ये चिंताएं और बढ़ी हैं। तो ये देश कर क्या रहे इसके जवाब में? सिर्फ सेना की तैयारी? नहीं, सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं, समाज के स्तर पर भी काफी कुछ हो रहा है। लात्विया और एस्टोनिया ने जैसे अपने यहाँ रूसी भाषा के असर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। जैसे कि कर रहे हैं, सोवियत जमाने के स्मारक हटा रहे हैं। इसका असर तो वहां रह रहे रूसी भाषी लोगों पर भी पड़ता होगा। ये संवेदनशील मुद्दा होगा। हाँ, जाहिर है ये एक बहुत नाजुक स्थिति है। सैन्य स्तर पर देखें तो लात्विया में अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू हो गई है। अच्छा। और लिथुआनिया में तो ये काफी चौंकाने वाला है। 8 साल तक के बच्चों को ड्रोन तकनीक सिखाने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 8 साल के बच्चे? ये क्या दिखाता है? खतरे को लेकर कितनी गहराई है सोच में। हाँ, ये दिखाता है कि वो भविष्य के संघर्षों के लिए कैसे सोच रहे हैं। ड्रोन आज की लड़ाई का अहम हिस्सा है, तो शायद वो अपनी अगली पीढ़ी को पहले से तैयार करना चाहते हैं। इसी तरह पोलैंड भी नागरिक सुरक्षा पर जोर दे रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, संकट से बचने के लिए गाइड निकाल रहा है। मतलब एक तरह से पूरी तैयारी वाली सोच है हर मोर्चे पर। और ऊर्जा का मोर्चा, एस्टोनिया का रूसी बिजली ग्रिड से अलग होने का फैसला फरवरी 2025 में। इसका क्या असर होगा? असर तो पड़ेगा। एस्टोनिया को बिजली सप्लाई के लिए नए इंतजाम करने होंगे। उनका जो सिस्टम ऑपरेटर है एलेरिंग, वो कह रहा है कि ग्रिड को स्थिर रखने के लिए, मतलब सप्लाई बनाए रखने के लिए बैलेंसिंग पावर चाहिए होगी। अच्छा, और उसका खर्चा? उसका खर्चा बढ़ेगा, अतिरिक्त शुल्क लगेंगे, जिससे आम लोगों के लिए बिजली महंगी हो सकती है। तो ये तनाव जमीनी स्तर पर महसूस हो रहा है। इन तैयारियों के बीच क्या ये देश आपस में भी कुछ सहयोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्षेत्रीय एकजुटता बढ़ी है। अभी हाल में विया बाल्टिका हाईवे का एक अहम हिस्सा खुला है, जो लिथुआनिया और पोलैंड को जोड़ता है। विया बाल्टिका? हाँ, ये सड़क स्वाल्की गैप से गुजरती है ना। जी हाँ, वो पतला सा गलियारा बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राड के बीच। इसका रणनीतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है, नाटो के लिए सैन्य सामान और सैनिकों की आवाजाही। लेकिन क्या ये इसे एक हॉटस्पॉट भी बनाता है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। इससे नाटो की सैन्य ताकत तो बढ़ेगी, और यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें काफी पैसा लगाया है, करीब 2.6 बिलियन यूरो। तो आर्थिक महत्व भी है। लेकिन हाँ, इसकी लोकेशन इसे संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा बाल्टिक सागर में पुरानी नौसैनिक खदानें साफ करने के लिए भी 9 देशों ने मिलकर काम शुरू किया है। फिनलैंड लीड कर रहा है। स्वीडन, नॉर्वे भी हैं इसमें। हाँ, वो भी शामिल है। ये सब सामूहिक रक्षा को मजबूत करने के संकेत है। कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ चल रहा है? डेनमार्क के शाही परिवार की यात्रा की योजना? जी, ये सिर्फ औपचारिक नहीं है। ये पुराने रिश्ते मजबूत करने, नाटो में सहयोग बढ़ाने और यूक्रेन के लिए समर्थन दिखाने का एक तरीका है।
ऐसे दौरे अक्सर एक राजनीतिक संदेश देते हैं। और नेताओं की बात करें तो जैसे लातविया के रक्षा मंत्री हैं आंद्रिस स्प्रूट्स, वो लगातार लचीलेपन और नाटो सहयोग पर जोर दे रहे हैं। तो ये तो हुई बाल्टिक देशों की बात, मतलब स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है। लेकिन ये बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे यूरोप और नाटो के बड़े नजरिए से कैसे देखा जा रहा है? क्या यूरोप सच में एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है? चिंताएं तो है और बढ़ी हैं। जर्मनी की जो खुफिया एजेंसी है BND, उसके प्रमुख मार्टिन जेगर ने हाल में एक सीधी चेतावनी दी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रूस यूरोप के लिए एक तत्काल सैन्य खतरा बन गया है और यूरोप को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, वो भी जल्दी। उनका कहना था कि पहले लग रहा था रूस को सेना दोबारा खड़ी करने में ज्यादा वक्त लगेगा, पर शायद वो 2029 से काफी पहले ही हमला करने लायक हो सकता है। ये तो काफी गंभीर चेतावनी है। जेगर ने शीत शांति या कोल्ड पीस शब्द इस्तेमाल किया। ये शीत युद्ध से कैसे अलग है? देखिए, शीत युद्ध तो दो गुटों के बीच एक साफ टकराव था, विचारधारा का, सेना का, जिसमें सीधी लड़ाई नहीं हुई। शीत शांति शायद एक ऐसी स्थिति है जहां ऊपर से तो शांति है लेकिन अंदर ही अंदर भरोसा बिल्कुल खत्म है, तनाव बहुत ज्यादा है और कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। ये ज्यादा अस्थिर स्थिति हो सकती है। और इसी माहौल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार और हथियार मांग रहे हैं पश्चिम से। जी हाँ, हाल में उन्होंने नाटो से अपील की है कि अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि टोमाहॉक जैसी मिसाइलें जल्दी दी जाएं। टोमाहॉक लंबी दूरी की मिसाइलें। हाँ, उनका तर्क है कि रूस हाइब्रिड युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर, आम लोगों के ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो बचाव के लिए और जवाब देने के लिए उन्हें ऐसी मिसाइलों की जरूरत है। खबरें हैं कि इस पर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी कुछ बात हुई है। अच्छा, और नाटो क्या कर रहा है इस पर? क्या वो रूस को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है? इस पर नाटो के अंदर काफी बहस चल रही है, खासकर जिस तरह रूसी विमान बार बार सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में आ जाते हैं। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। तो उसके जवाब में कुछ देश जैसे पोलैंड, फ्रांस, यूके वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया जाए, जैसे निगरानी करने वाले ड्रोन पर हथियार लगाना या लड़ाकू पायलटों के लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी ROE में ढील देना। ROE में ढील मतलब वो नियम जो तय करते हैं कि कब और कैसे बल प्रयोग करना है। इसमें ढील देने का मतलब क्या होगा? मतलब पायलटों को ज़्यादा छूट होगी कि वो संदिग्ध या खतरनाक रूसी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दे सके। शायद बल प्रयोग की सीमा कम कर दी जाए, लेकिन यहीं पर मुश्किल है। हाँ, विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे अनजाने में संघर्ष बढ़ सकता है। ये संतुलन कैसे बनेगा? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ नाटो को अपनी सीमा बचानी है, रूस को रोकना है, दूसरी तरफ ROE में ढील देने से कोई छोटी घटना भी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। नाटो में भी सब इस पर एकमत नहीं है। शायद 2025 के आखिर तक कोई फैसला हो। और इसी बीच नाटो अपना परमाणु अभ्यास भी कर रहा है, स्टीडफास्ट-नून। जी, स्टीडफास्ट-नून हर साल होता है। इसमें वो अपने उन विमानों और सिस्टम्स की तैयारी पर रखते हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। ये एक तरह से अपनी ताकत दिखाने जैसा है प्रतिरोध के लिए। इस साल क्या खास है? इस साल अक्टूबर 2025 में हो रहे अभ्यास में 14 देश हैं। और ख़ास बात यह है कि फिनलैंड पहली बार शामिल हो रहा है नाटो सदस्य बनने के बाद, और वो ड्रोन, AI जैसी नई तकनीकें भी इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाटो महासचिव मार्क रूटे कह रहे हैं कि सदस्य देश रक्षा पर GDP का 3.5% खर्च करें। ये तो 2% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी की बात है। रूटे का कहना है कि आज के माहौल में 2% काफी नहीं है, लेकिन सभी देशों के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से। सही है। अब जरा रूस की तरफ देखें, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब पर? रूस तो लगातार पश्चिम की नीतियों और नाटो के सैन्य हरकतों की आलोचना कर रहा है। उनके विदेश मंत्री लावरोव और दूसरे अधिकारी इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताते हैं। रूस की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है FSB, उसके चीफ बोटनिकोव ने तो ब्रिटेन पर आरोप लगाया है कि वो तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करने की योजना बना रहा था। ब्रिटेन ने इसे खारिज कर दिया है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। सूचना युद्ध का हिस्सा लगता है ये। बिल्कुल। और क्या रूस भी अपनी तैयारी बढ़ा रहा है? यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि रूस 2036 तक नाटो से संभावित युद्ध के लिए एक लंबी तैयारी कर रहा है। सैन्य और हथियार बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। अच्छा। रूस की जो विदेशी खुफिया एजेंसी है SVR, उसके प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने उल्टा आरोप लगाया है कि यूरोप के नाटो देशी रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
और क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने ज़ेलेंस्की के शांति संकेतों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, कहा कि वो विरोधाभासी हैं। तो दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदरूनी मतभेद भी साफ है। हंगरी एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, हंगरी का जिक्र आता रहता है। वो अभी भी रूस से ऊर्जा ले रहा है और यूरोपियन यूनियन के दबाव का विरोध कर रहा है। उनके विदेश मंत्री सिजार्तो ने फिर यही बात दोहराई है। प्रधानमंत्री ऑर्बन तो हंगरी को शांति का द्वीप बता रहे हैं। और उन्होंने पुतिन ट्रंप की मुलाकात बुडापेस्ट में कराने की पेशकश भी की है। जी हाँ, इसे हंगरी में अगले 6 महीनों में होने वाले चुनावों से पहले ऑर्बन के लिए एक राजनीतिक दाव की तरह देखा जा रहा है। तो एक तरफ नाटो कह रहा है ज्यादा खर्च करो, रूस पर सख्त रहो, और दूसरी तरफ हंगरी जैसे सदस्य रूस से ऊर्जा संबंध बनाए हुए हैं। ये मतभेद नाटो की एकता को कमजोर करते होंगे। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये नाटो और ईयू के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब रूस के खिलाफ एक होकर कोई कदम उठाना हो तो हंगरी जैसे देशों का अलग रास्ता अपनाना एकता को कमजोर करता है और रूस को इसका फायदा मिल सकता है। फ्रांस में भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता की बात थी। हाँ, राष्ट्रपति मैक्रो बहुमत खो चुके हैं, गठबंधन बना नहीं पा रहे। तो बर्ट्रांड बविक्स जैसे विश्लेषक मानते हैं कि इस वजह से यूरोपीय एकता और यूक्रेन को मदद देने की फ्रांस की क्षमता पर असर पड़ सकता है। मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव भी है। हाँ, दबाव बढ़ रहा है। अगर फ्रांस में जल्दी चुनाव हुए तो नतीजे यूरोप की दिशा तय कर सकते हैं। और चेक गणराज्य में भी चुनाव हुए थे हाल में। जी, और वहां पूर्व प्रधानमंत्री आंद्रेस बाबिस की पार्टी जीती है। बाबिस पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने के आलोचक रहे हैं। अभी गठबंधन बनाने की बात चल रही है, पर हो सकता है कि नई सरकार यूक्रेन नीति में कुछ बदलाव करे। ये भी एक चुनौती होगी। स्पेन को लेकर भी कुछ खबर थी, ट्रंप की आलोचना। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि स्पेन रक्षा पर कम खर्च कर रहा है। स्पेन ने तुरंत जवाब दिया कि वो एक वफादार नाटो सदस्य है और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ये दिखाता है कि रक्षा खर्च का मुद्दा कितना संवेदनशील है। उधर ब्रिटेन ने ड्रोन खतरे से निपटने के लिए नए कदम उठाए हैं। हाँ, ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हेली ने ऐलान किया है कि अब सेना को कानूनी अधिकार होगा कि वो सैन्य ठिकानों के पास उड़ रहे अनजान ड्रोनों को मार गिरा सकें। इन सब अलग अलग देशों की कोशिशों के अलावा क्या यूरोपीय संघ की अपनी कोई साझी रक्षा योजना भी बन रही है? हाँ, ईयू ने हाल ही में एक रक्षा रोडमैप पेश किया है। लक्ष्य है 2030 तक ईयू की पूरी सैन्य तैयारी। इसमें खास ध्यान काउंटर ड्रोन तकनीक, मिसाइल डिफेंस और साइबर क्षमता पर है। ये नाटो के साथ कैसे चलेगा, या ये यूरोप की अपनी अलग राह बनाने की कोशिश है? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये नाटो के साथ मिलकर काम करेगा या यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाना चाहता है? इतनी सारी राजनीतिक और सैन्य गहमा गहमी के बीच आम लोगों की क्या भावनाएं हैं? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? जैसे कुछ स्रोत बता रहे थे, बीबीसी, रॉयटर्स। एक्स, जो पहले ट्विटर था, जैसे प्लेटफॉर्म पर देखें तो नाटो, चुनाव, यूक्रेन युद्ध, इन सब पर राय बहुत बटी हुई है। मतलब जबरदस्त ध्रुवीकरण है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ज़ेलेंस्की जब टोमाहॉक मिसाइल मांगते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल जरूरी है यूक्रेन की रक्षा के लिए। दूसरे कहते हैं नहीं, इससे तो युद्ध और भड़केगा, ये खतरनाक है। इसी तरह नाटो का स्टीटफास्ट नून अभ्यास हो या रोए में ढील देने की बात, दोनों तरफ मजबूत भावनाएं हैं। कुछ इसे जरूरी मानते हैं बचाव के लिए, कुछ इसे ताकत का बेकार प्रदर्शन और तनाव बढ़ाने वाला मानते हैं। हम यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि अलग अलग मत क्या है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये साफ है कि स्थिति बहुत पेचीदा है और तेजी से बदल रही है। तो आगे क्या हो सकता है? आने वाले वक्त में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? वो 2030 तक जारी रहेंगे, उन पर नजर रखनी होगी। और एस्टोनिया का ऊर्जा ग्रिड? हाँ, वो कैसे मैनेज करते हैं, खासकर फरवरी 2025 में रूसी ग्रिड से अलग होने के बाद, ये अहम होगा। और वो बुडापेस्ट में पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन की बात, क्या वो अभी भी हो सकता है? अटकलें तो हैं, अगले कुछ हफ्तों में शायद कुछ साफ हो। ये हंगरी की राजनीति और रूस अमेरिका संबंधों दोनों के लिए अहम हो सकता है। नाटो से जुड़े घटनाक्रम? नाटो के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पर फैसला, जिसकी बात हमने की, वो 2025 के अंत तक आ सकता है। स्टीटफास्ट नून अभ्यास 24 अक्टूबर तक चलेगा। उधर रूस के नेतृत्व वाले CSTO का बैरियर 2025 अभ्यास अभी 19 अक्टूबर को खत्म हुआ है। राजनीतिक मोर्चे पर चेक गणराज्य में गठबंधन सरकार कैसे बनती है, ये देखना होगा। फ्रांस में क्या होता है, क्या चुनाव होंगे?
ईयू का रक्षा रोडमैप कैसे लागू होता है, ये 2030 तक की प्रक्रिया है और हंगरी में अगले 6 महीनों में चुनाव हैं। और कुछ छोटी पर अहम घटनाएं। हाँ, जैसे ईयू के मंत्री 27-28 अक्टूबर को बाल्टिक सागर में मछली पकड़ने के कोटे पर मिलेंगे। दिखाता है कि रोजमर्रा के काम भी चलते हैं। रेल बाल्टिका प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेगा, लक्ष्य 2030 तक चालू करना है। ये सब मिलकर ही यूरोप के सुरक्षा और राजनीतिक नक्शे को शक्ल देंगे। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सारी जानकारी और इसका विश्लेषण स्टाइलो न्यूज की मदद से संभव हुआ है। स्टाइलो न्यूज कई पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी लेकर एआई का इस्तेमाल करके ये सार तैयार करता है। अगर श्रोता भी ऐसा एआई संचालित समाचार विश्लेषण चाहते हैं तो वो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा दोस्ताना स्वर में आज इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टाइलो न्यूज को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल शायद आप सोचना चाहें, जैसे जैसे यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, ज्यादा सेना, ज्यादा हथियार, नई तकनीकें, क्या इससे वाकई ज्यादा सुरक्षा मिलेगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे अनजाने में तनाव और बढ़ेगा और हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी? शायद यही संतुलन साधना आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी।